जय हिंद दोस्तों। और आप यूपीएससी बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। लेकिन सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कि प्रस्तावना आखिर क्या है, हम भारत के लोग क्यों लिखा गया है, संप्रभुता का असली मतलब क्या है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता भारत में कैसे काम करते हैं, और भारत लोकतंत्र गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का मतलब क्या है। साथ ही जानेंगे कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के केस जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए प्रस्तावना शुरुआत से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। प्रस्तावना होती क्या? प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है जिसमें संविधान की मूल भूमिका और दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों उद्देश्यों और राज्य के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारत किस प्रकार का राज्य है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है और संविधान के प्रमुख उद्देश्य क्या। प्रस्तावना में संविधान के अंगीकृत की तिथि का भी उल्लेख है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित या आत्म समर्पित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। एन ए पार्कीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड कहा है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रस्तावना का ऐतिहासिक विकास, प्रस्तावना आया कहां से, क्यों आया, किस लिए आया, आज हम समझते हैं उसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान सभा में विकसित हुए विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्तावना भारत के संविधान के मूल उद्देश्य और आदर्शों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसे संविधान की आधारशिला, वैचारिक आधार के रूप में देखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव की मूल भावना आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देगी। इसलिए ध्यान रखें, उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तावना का प्रमुख वैचारिक आधार है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को सीधे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। प्रस्तावना क्या बताती है? प्रस्तावना को समझने के लिए 4 हिस्सों में विभाजित किया है, या 4 हिस्सों में हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत जो होता है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत जनता में है। दूसरा होता है भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। भारत कैसा है? भारत है संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यह हमें प्रस्तावना बताता है कि भारत कैसा है। अब इस संविधान के उद्देश्य क्या है? भारत के नागरिकों को न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना। ये क्या संविधान का न्याय उद्देश्य है। और इस सबसे हम क्या प्राप्त करते हैं? ये सामाजिक लक्ष्य। सामाजिक लक्ष्य से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सब बताते हैं। अब हम जानते हैं कि शक्ति का स्रोत कहां पर है। हम भारत के लोग। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। इससे पता चलता है कि भारत में संविधान की शक्ति का स्रोत जनता। इसे जन संप्रभुता कहा जाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधि संविधान के अनुसार काम करते हैं। इसलिए भारत में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी और संविधान के अधीन कार्य करती है। लेकिन सवाल है, अगर भारत पूरी तरह संप्रभु है तो वैश्वीकरण के दौरान दूसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव भारत की संप्रभुता को कैसे प्रभावित करता? क्या वैश्वीकरण ने हमारी संप्रभुता को कमजोर किया है, या संप्रभुता का स्वरूप ही बदल गया है? इसे समझना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं संप्रभुता, क्योंकि अब प्रश्न आता है संप्रभुता क्या है। संप्रभुता का अर्थ है कि कोई राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी प्रकार की शक्ति के अधीन हुए बिना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात राज्य अपने आंतरिक शासन और बाहरी संबंधों के आधार पर सर्वोच्च निर्णय लेने की क्षमता रखता है। संप्रभुता के 2 पक्ष हैं। एक होता है
आंतरिक संप्रभुता, राज्य अपने देश के भीतर कानून और शासन की व्यवस्था स्वयं करता है। और एक होता बाहरी संप्रभुता, राज्य किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होता और अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं। इसलिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। वैश्वीकरण, भूमंडीकरण के दौरान संप्रभुता क्या होती है? शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के देश आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से अधीन जुड़े हैं। आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ। इन संस्थाओं के नियम, समझौते और दिशा निर्देश देशों की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या वैश्वीकरण के कारण भारत की संप्रभुता प्रभावित हुई है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा दायित्वों का पालन करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अपने संप्रभुता को समाप्त कर दी है। भारत ने इन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में भागीदारी अपनी इच्छा और अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। भारत वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है, लेकिन साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीति स्वायत्तता को बनाए रखने का प्रयास। भारत वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है, लेकिन साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीति स्वायत्तता को बनाए रखने का प्रयास भी करता है। वैश्वीकरण से संप्रभुता के सामने नई चुनौतियां। आज विश्व के सामने ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संकट, परमाणु सुरक्षा, महामारी, साइबर सुरक्षा। इन समस्याओं के समाधान के लिए देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए आज संप्रभुता का अर्थ केवल दूसरे देशों से पूरी तरह अलग रहना नहीं है। इस सबका निष्कर्ष निकल के आता है कि वैश्वीकरण ने संप्रभुता को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसके स्वरूप को बदल दिया। वर्तमान समय में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक हो गया है। भारत वसुवैध कुटुंबकम की भावना के साथ वैश्विक सहयोग करता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अब एक बड़ा सवाल, 1991 के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया, तो क्या भारत का समाजवाद खत्म हो गया? अगर नहीं, तो आज के भारत में समाजवाद दिखाई कहां देता है? इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। समाजवाद, सोशलिज्म। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है समाजवाद। अब हम लोग समाजवाद को समझने का कोशिश करते हैं। समाजवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य की नीतियों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक न्याय, समान अवसर और कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। भारत में समाजवाद क्या संविधान में या भारत के संविधान में समाजवादी विचारधारा संविधान लागू होने के समय से ही विभिन्न रूपों में मौजूद थी हमारे संविधान में। उदाहरण के लिए नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की भावना दिखाई देती है। लेकिन समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसलिए समाजवाद की भावना संविधान में पहले से थी, लेकिन समाजवादी शब्द 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में समझा जाता है। भारत ने समानता स्थापित करने के लिए